हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विक्की कुमार बहादुर और आप सबका स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आज हम झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड क्लास 12 का ईटीपी का, ध्यान से सुनना, ईटीपी का जो मॉडल पेपर आया था उसका हम लोग आज सब्जेक्टिव करेंगे, जिसमें हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों ही में मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन बताऊंगा। जिसके बाद आप लोगों को ईटीपी में जो भी क्वेश्चन में दिक्कत, डाउट या परेशानी हो रहा है, आपको कोई भी परेशानी नहीं रहेगा और 100% थ्योरी आप लोगों को इस तरीके से मैं समझाऊंगा कि आप लोगों को रट्टा मारने का कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। बस आप एक बार उसको अच्छा से देख के मेरे बातों को सुन लीजिएगा तो 100% थ्योरी आपका कंप्लीट हो जाएगा और ईटीपी में आप मोर देन 90% जो है वो इजीली स्कोर कर जाइएगा। इसके तुरंत बाद ही है जो बीएमटी का सब्जेक्टिव और इसके साथ ही साथ इकोनॉमिक्स का सब्जेक्टिव आ जाएगा। ऑलरेडी अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी का सब्जेक्टिव अपलोडेड है, तो ये दो कंप्लीट कर लेने के बाद ही सारा जो है आप लोगों का सब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। अगर वीडियो में अगर यहां वहां से कहीं कोई आवाज सुनाई दे तो उस साउंड को इग्नोर करना, क्योंकि बस्ती में बाहा बुंगा हो रहा है यानी पूजा हो रहा है, जिसके वजह से लोग काफी साउंड बजा रहे हैं, जिसके वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। ठीक है, अब ईटीपी में एक बात समझ लो, आप सबको पता है 35 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, 35 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होगा प्लस 30 नंबर का आपको कॉलेज के तरफ से प्रैक्टिकल मिलेगा। तो आपका टोटल ईटीपी में 100 नंबर इस तरीके से बनेगा, 35 नंबर का एग्जाम होगा और 30 नंबर का आपका कॉलेज के थ्रू प्रैक्टिकल मिलेगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही इजी और आसान शब्दों में समझा रहे हैं, अच्छा से देखना समझना। ठीक है, ये देखो, ये जो आप लोगों का सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लोगों का अति लघु उत्तरीय यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको बेसिकली 7 क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, लेकिन 7 में से आपको 5 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो आओ सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला, प्रौद्योगिकी क्या है यानी व्हाट इज टेक्नोलॉजी। तो बच्चा पहले हिंदी में समझा रहे हैं, इसके बाद इंग्लिश में। अब ध्यान से समझना कि प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी किसको बोला जाता है। तो सिंपल याद रखना कि टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि किसी भी उद्यमी में या किसी भी उद्यमिता में या किसी भी उद्योग के अंदर, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर काम करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए जो भी मशीनों का यूज किया जाता है, जो भी यंत्र का यूज किया जाता है, उन्हीं मशीनी या उन्हीं यंत्रों को टेक्नोलॉजी कहा जाता है। जैसे मान लो एक कारखाना है, एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर जो भी प्लांट एंड मशीनरी होगा, जो भी कंप्यूटर होगा, हाईटेक मशीन होगा, ये सभी प्लांट एंड मशीनरी, ये सभी संयंत्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी कहा जाता है। वही चीज का यहाँ पे थ्योरी लिखा गया है कि प्रौद्योगिकी से हमारा अभिप्राय संगठन द्वारा अपने साधन आगमों को उत्पत्ति में बदलने के लिए चतुर्य यंत्र एवं पद्धतियों से लिया जा सकता है। यानी सिंपल बोल रहा है कि एक संगठन के अंदर, एक उद्योग के अंदर प्रोडक्शन करने के लिए जो भी प्लांट, मशीनरी, जो भी मशीनों का यूज किया जाता है, उन्हीं मशीनों को टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, बस इतना याद रखना है। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है मशीन, प्लांट, संयंत्र। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट बहुत ज्यादा आ गए। अब इसका थोड़ा सा इंग्लिश में देखते हैं। ये देखो, इंग्लिश में बोला गया है, अकॉर्डिंग टू गैब्रिएट, टेक्नोलॉजी के बारे में बोला गया, टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर अकम्प्लिशिंग द बिजनेस एक्टिविटी बाय एक्सप्लॉइटिंग द साइंटिफिक मेथड एंड अदर ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स एंड फॉर एक्वायरिंग द नॉलेज कैन बी डिफाइंड इन दिस वे। यानी सिंपल बात है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए जो भी स्किल्स, जो भी नॉलेज और जो भी प्लांट एंड मशीनरी को यूज किया जाता है, इन्हीं स्किल, नॉलेज और प्लांट एंड मशीनरी को हम लोग टेक्नोलॉजी के नाम से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, आया समझ में, वेरी सिंपल है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला गया है, अवसर बोध का क्या तात्पर्य है, व्हाट डज इट मीन बाय एसेंसिंग अपॉर्चुनिटी। देखो, एसेंस अपॉर्चुनिटी मतलब होता है मौका मिलना और एसेंसिंग अपॉर्चुनिटी मतलब होता है, अवसर बोध का मतलब होता है अवसर को पहचानना। जैसे नहीं होता है, कभी कभी हम लोगों के साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बाद हम लोग बोलते हैं, छी यार, मौका था गवा दिए, छी मौका था मिस कर दिए। तो जो मौका होता है उस मौका को पहचानना, जो आपको अवसर मिलेगा उस अवसर को पहचानना ही, उस अवसर की अनुभूति होना ही आपके लिए अवसर बोध कहलाता है। अवसर बोध का मतलब है अवसर को पहचानना, अवसर को महसूस करना कि ये आपके लिए अवसर है, ये आपके लिए मौका है। मौका को पहचानना ही आपका अवसर बोध कहलाता है। वेरी सिंपल। जैसे बोला, ऐसी परिस्थितियां जिनमें दूसरों को लाभ के अवसर ना दिखे लेकिन विशेष व्यक्ति जो इसमें भी लाभ का अवसर महसूस करता
है, अवसर महसूस करता है, वह उस व्यक्ति का अवसर बोध कहलाता है। एसेंसिंग अपॉर्चुनिटी मतलब होता है अवसर को महसूस करना, अवसर को पहचानना, जानना कि यह आपके लिए अवसर है। ठीक है, आया समझ में। अब इंग्लिश में पढ़ते हैं। आओ इंग्लिश में देखो क्या बोला। इंग्लिश में बोल रहा है सेंसिंग अपॉर्चुनिटी इज एन प्रोसेस ऑफ परसीविंग द नीड एंड प्रॉब्लम ऑफ पीपल एंड सोसाइटी एंड अराइविंग टू क्रिएटिव सॉल्यूशन कन्वर्टिंग दिस सॉल्यूशन इनटू अपॉर्चुनिटी। यानी जिस पर्सन के सामने मौका आता है उस मौका को आइडेंटिफाई करना। आप इसको सिंपल वर्ड में भी लिख सकते हैं, व्हेन ए पर्सन आइडेंटिफाई देयर अपॉर्चुनिटी देन इट इज कॉल्ड सेंसिंग अपॉर्चुनिटी। सेंसिंग अपॉर्चुनिटी मीन्स अंडरस्टैंडिंग और आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी। आया समझ में। ठीक है, वेरी सिंपल है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत इजी से समझाएंगे जिससे रट्टा मारने का कोई भी दिक्कत नहीं है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा भी बने तो मैनेज कर लेना। और अगर आपको कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी है तो बेझिझक आप क्या करना, अगर मैं आपको समझा नहीं पाया तो आप बेझिझक चाहे तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, लेकिन कमेंट करके बता देना कि क्या प्रॉब्लम हुआ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको समझ में आए तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि उन लोगों को भी मदद मिल सके। बोला गया है लेखांकन अनुपात से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अकाउंटिंग रेशियो। एक स्टूडेंट ये जान लो कि ईटीपी में अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो रहा है तो बता देंगे कि ईटीपी का मोर देन 80% जो सिलेबस होगा आपको, या तो ये अकाउंट्स का सिलेबस रहेगा, या तो फिर आपका बीएसटी का सिलेबस रहेगा, या तो फिर आपका इकोनॉमिक्स। अगर आप अकाउंटेंसी, बीएसटी और इकोनॉमिक्स अच्छा से कर लिए तो 80% ईटीपी आपका ऑलरेडी कवर हो जाएगा, क्योंकि ईटीपी का बहुत सारा चैप्टर अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स के बेस्ड होते हैं। ठीक है, बस ईटीपी में कुछ कुछ ही नया चैप्टर है जो पढ़ना है, कुछ कुछ ही नया क्वेश्चन है जो पढ़ना है, बाकी सब ऑलरेडी अकाउंट्स, बीएसटी और इकोनॉमिक्स पे होता है। देखो लेखांकन अनुपात यानी अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है, ये तो आपका अकाउंटेंसी का क्वेश्चन है। अब अकाउंटिंग रेशियो का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना कि जो भी हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, यानी जो भी हम लोग तलपट बनाते हैं, आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं, लाभ हानि खाता बनाते हैं, व्यापारिक खाता बनाते हैं, उन सारे खातों का जो भी अमाउंट है, क्या है, उन सारे खातों का अमाउंट है, उन अमाउंट के बीच उन अमाउंट को रेशियो में प्रेजेंट करना, उन अमाउंट को किस में प्रेजेंट करना, रेशियो में प्रेजेंट करना ही आपका अकाउंटिंग रेशियो कहलाता है। जैसे एक बैलेंस शीट बना है, एक बैलेंस शीट में आपका करंट एसेट होगा, एक बैलेंस शीट में आपका करंट लायबिलिटी होगा, आपका फिक्स एसेट होगा, आपका कैपिटल होगा, तो उन सबको रेशियो में प्रेजेंट करना, इन सारे आइटम्स को, इन सारे डेटा को, इन सारे टर्म को रेशियो में प्रेजेंट करना ही अकाउंटिंग रेशियो कहलाता है। देखो हिंदी में बोला, लेखांकन अनुपात आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट, लाभ हानि विवरण यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बजटरी नियंत्रण यानी कैपिटल बजटिंग, या लेखांकन संगठन के किसी दूसरे भाग में दिखाए गए आंकड़े के महत्वपूर्ण संबंध की व्याख्या है। यानी इन सबको रेशियो में प्रेजेंट करना ही आपके लिए अकाउंटिंग रेशियो कहलाता है। द रेशियो बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कॉल्ड फाइनेंशियल रेशियो और अकाउंटिंग रेशियो। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रेशियो पे बेस्ड हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रेशियो पे बेस्ड हो, अकाउंटिंग रेशियो कहलाता है। ठीक है, एक एक नंबर का क्वेश्चन है, इतना ज्यादा लंबा लिखने का जरूरत या इतना ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 पे बोला है लाभ के पूंजी के कितने प्रकार होते हैं, क्लासिफाई द कैपिटल। तो आप सबको पता है पूंजी दो तरीके का होता है, एक होता है अस्थायी पूंजी और एक होता है कार्यशील पूंजी यानी कि वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है, तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल यानी कि अस्थायी पूंजी क्या होता है। तो सिंपल सा बात है, एक कंपनी में फिक्स एसेट को खरीदने के लिए, एक कंपनी में फिक्स एसेट को खरीदने के लिए जो कैपिटल होता है वो आपका अस्थायी पूंजी कहलाता है। यानी एक कंपनी में अस्थायी संपत्तियों को खरीदने के लिए जो पूंजी रखा जाता है वो अस्थायी पूंजी होता है। और कार्यशील पूंजी वो पूंजी होता है जो कंपनी में डे टू डे यानी रोज रोज का जो खर्चा होता है उस खर्चा को पेमेंट करने के लिए जो पूंजी रखा जाता है वो कार्यशील पूंजी होता है। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम यही बोला जाएगा दोनों के बारे में। देखो फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है वैसा कैपिटल जो कैपिटल कंपनी में फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए रखा जाता है वो कैपिटल आपका फिक्स्ड कैपिटल कहलाता है। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कंपनी में डे टू डे एक्सपेंसेस के पेमेंट करने के लिए रखा जाता है। वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, सिंपल है, एक नंबर का क्वेश्चन है, उतना ज्यादा मत सोचना या उतना ज्यादा इसके लिए समय नहीं देना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, प्लानिंग को परिभाषित कीजिए, डिफाइन प्लानिंग। देखो प्लानिंग
प्लानिंग भी आपका बीएसटी का क्वेश्चन है। वही हम बोल रहे हैं कि अगर आप अकाउंट्स, बीएसटी और एक इकोनॉमिक्स अच्छा से कर लीजिएगा तो मोर देन 80% सिलेबस ईटीपी का आपका कवर हो जाएगा। अब प्लानिंग क्या होता है, तो मैंने आप लोगों को बीएसटी में पढ़ा रखा है कि प्लानिंग का मतलब होता है कि भविष्य में कौन सा कार्य कब, कहां और कैसे करना है, इसके बारे में पहले से अनुमान लगाना ही प्लानिंग कहलाता है। प्लानिंग का मतलब होता है, यानी नियोजन का मतलब होता है भविष्य के बारे में देखना या भविष्य के बारे में अनुमान लगाना। प्लानिंग क्या होता है भाई, तो प्लानिंग इज ए प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू इन फ्यूचर इज कॉल्ड प्लानिंग। ठीक है, तो इसको छोड़ रहे हैं तो वेरी इजी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है लाभों का पुनः निवेश क्या है, व्हाट इज प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ध्यान से समझना, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, लाभों को पुनः निवेश करना। देखो मान लो एक कंपनी है, मान लो ए लिमिटेड, इस कंपनी को जो भी प्रॉफिट मिला है, इस कंपनी को जो भी क्या मिला, प्रॉफिट मिला, तो ये प्रॉफिट से ये शेयर होल्डर को डिविडेंड पेड करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो मान लो इस प्रॉफिट से ये डिविडेंड पेड किया। अब ध्यान से समझना, अगर मान लो कंपनी को प्रॉफिट हुआ, सपोज कर लो 80,000, तो कंपनी ये पूरा 80,000 रुपया डिविडेंड पेड करने में नहीं खर्चा करेगा। इस 80,000 से सपोज कर लो कि कंपनी 60,000 रुपया का डिविडेंड पे कर दिया और अभी भी कंपनी के पास कितना रुपया बचा है, प्रॉफिट 20,000 प्रॉफिट बचा है, तो इस प्रॉफिट को वो दोबारा से इन्वेस्ट कर देगा। इस प्रॉफिट को कंपनी दोबारा से क्या करेगा, इन्वेस्ट कर देगा। यही चीज रीप्लगिंग या प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया। समझ में आया? तो देखो यही चीज बोला, लाभों का पुनः निवेश वित्तीय प्रबंध की एक तकनीक है जिसके अनुसार कंपनी के सभी लाभ लाभांश के रूप में अंशधारियों में वितरित नहीं किए जाते। यानी कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है वो अंशधारियों को यानी शेयर होल्डर को लाभांश यानी डिविडेंड के रूप में नहीं दिया जाता है, अपितु यानी बल्कि लाभ का एक अंश कंपनी द्वारा अपने पास रखकर उसे पुनः निवेशित किया जाता है। यानी कुछ पैसा अपने पास रख के उसको दोबारा से इन्वेस्ट करेगा। यानी प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को बचा के रखा और उस बचाया हुआ प्रॉफिट को दोबारा से इन्वेस्ट किया, यही प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट कहलाता है, लाभों का पुनः निवेश कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में भी देखो यही सेम चीज लिखा गया है। एक मिनट रुको, हाँ इंग्लिश में भी देखो यही सेम चीज लिखा गया है। प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट मींस नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल द प्रॉफिट ऑफ द टू द शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टिंग सम प्रॉफिट बैक इन द बिजनेस। इट बेसिकली मीन्स टू रिटेन और इन्वेस्ट बैक द प्रॉफिट इन द बिजनेस, यानी बिजनेस के प्रॉफिट को दोबारा से इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, आया समझ में, कोई डाउट नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर क्वेश्चन पे बोला विपणन प्रबंध से क्या आशय है, व्हाट इज मीन्ड बाय मार्केटिंग मैनेजमेंट। सिंपल सा बात है, एक लाइन में समझा दे रहे हैं। मार्केटिंग के बारे में प्लानिंग करना, मार्केटिंग के बारे में ऑर्गेनाइजिंग करना, मार्केटिंग के बारे में स्टाफिंग करना, मार्केटिंग के बारे में डायरेक्टिंग करना, मार्केटिंग के बारे में कंट्रोलिंग करना, इसी चीज को मार्केटिंग मैनेजमेंट कहा जाता है। यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मार्केटिंग से रिलेटेड सभी कामों के लिए मैनेजमेंट किया जाता है कि किस चीज का प्रोडक्शन करेंगे, उसका कॉस्ट कैसे रखेंगे, सेल कैसे करेंगे, प्रॉफिट किस तरीके से कमाएंगे, एडवर्टाइजिंग कैसे करेंगे। यानी मार्केटिंग के बारे में प्लानिंग करना, स्टाफिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना ही मार्केटिंग मैनेजमेंट यानी विपणन प्रबंध कहलाता है। विपणन के बारे में नियोजन करना, संगठन करना, नियुक्तिकरण करना, निर्देशन करना और नियंत्रण करना ही विपणन कहलाता है। ठीक है, सिंपल है, पढ़ लेना, आ जाएगा समझ में। 7 हो गया। चलो अब आते हैं थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन में। लॉन्ग टाइप का मतलब है वेरी शॉर्ट टाइप। इसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, 5 में से टोटल 7 क्वेश्चन देगा जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन में आते हैं। चलो 8 नंबर बोला गया है किस्म नियंत्रण का महत्व क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। देखो क्वालिटी कंट्रोल, किस्म नियंत्रण क्या होता है, एक बात एक लाइन में समझा दे रहे हैं। मान लो किसी भी कंपनी में जिस भी गुड्स का प्रोडक्शन होता है प्रोडक्शन, तो हर प्रोडक्शन का, हर गुड्स का एक क्वालिटी होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। सपोज कर लो कि अब अभी अगर आपको सपोज कर लो ना, आपको अगर मिक्सचर ही खाना है, आपको अभी अगर चनाचूर ही खाना है, तो चनाचूर तो भाई बहुत सारा कंपनी बनाता है, लेकिन क्या हर चनाचूर का कंपनी का टेस्ट अलग होता है? नहीं। हल्दीराम का चनाचूर बेस्ट होता है, उसके बाद किसी और का, मंटू का चनाचूर उससे थोड़ा कम होगा, हलचल का चनाचूर उससे थोड़ा ज्यादा होगा। तो मान लो बहुत सारा कंपनी चनाचूर बनाया, मिक्सचर बनाया, लेकिन हर मिक्सचर का, हर चनाचूर का क्वालिटी अलग अलग होता है कि नहीं होता है? होता है। तो बस इसी क्वालिटी को
कंट्रोल करना ही, हर प्रोडक्ट का एक जो क्वालिटी होता है उस क्वालिटी को कंट्रोल करना ही, उस क्वालिटी को कंट्रोल करना ही किस्म नियंत्रण यानी क्वालिटी कंट्रोल होता है। अब सवाल है कि आखिरकार क्वालिटी को कंट्रोल क्यों किया जाता है? तो सर क्वालिटी को कंट्रोल इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर अच्छा क्वालिटी का माल नहीं बनाएंगे तो सेल नहीं होगा, ज्यादा सेल नहीं होगा तो मार्केट में गुडविल नहीं बनेगा, गुडविल नहीं बनेगा तो कस्टमर नहीं बढ़ेगा, कस्टमर नहीं बढ़ेगा तो सेल नहीं होगा, सेल नहीं बढ़ेगा तो प्रॉफिट नहीं होगा। यानी कि किस्म नियंत्रण यानी कि क्वालिटी कंट्रोल इसलिए किया जाता है ताकि गुड्स का क्वालिटी को बढ़ाया जाए, गुड्स के सेल को बढ़ाया जाए, गुड्स के गुडविल को बढ़ाया जाए, गुड्स के प्रॉफिट को बढ़ाया जाए और कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट किया जा सके। और जो भी कंपटीशन होगा मार्केट में, क्योंकि बहुत सारा गुड्स हर कंपनी बनाता है तो मार्केट में कंपटीशन भी तो करना है, तो अगर अच्छा क्वालिटी का सामान रहेगा तो हम कंपटीशन में भी बने रहेंगे। समझ में आया जी? और अगर अच्छा क्वालिटी का सामान बनाएंगे तो इससे जो मेरा कॉस्ट है वो कॉस्ट भी मेरा कंट्रोल रहेगा, इसलिए क्वालिटी कंट्रोल का होना जरूरी है। ठीक है, जो समझाएं उसको मेरा बात याद करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख लेना, पढ़ लेना, सारा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए? चलो इंग्लिश वाले लोग भी स्क्रीनशॉट ले लो। एक मिनट भाई, पीडीएफ थोड़ा एडजस्ट नहीं हो पाता है जी ठीक से। ये एक पीडीएफ है, ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पॉइंट नंबर 2 है और देख लेना इतना लंबा लंबा लिखने का कोई जरूरत नहीं है, 1 से 2 लाइन लिख के छोड़ देना, 1 से 2 लाइन लिख के छोड़ देना, इतना ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो लंबा लंबा क्वेश्चन देख के डरना नहीं कि सर इतना लंबा लंबा है कैसे लिखेंगे, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन लिख के छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 9, बाजार मूल्यांकन क्या होता है या क्यों किया जाता है? व्हाट इज मार्केट असेसमेंट, व्हाई इट इज नीडेड। अब ध्यान से समझ लो बाजार मूल्यांकन क्या होता है, ध्यान से समझना। बाजार मूल्यांकन यानी मार्केट असेसमेंट का मतलब होता है बाजार को जानना, बाजार को समझना कि एक्चुअल में बाजार किस तरीके से बिहेव कर रहा है, बाजार में किस चीज का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बाजार में कस्टमर किस टाइप के गुड्स को खरीद रहा है, कस्टमर का इनकम किस तरीके से है, कस्टमर जो है किस गुड्स को ज्यादा खरीद रहा है, किस गुड्स में कस्टमर का ज्यादा इंटरेस्ट है, मार्केट में कौन सा गुड्स ज्यादा बिक रहा है, मार्केट में कौन सा गुड्स नहीं बिक रहा है, मार्केट में किस तरीके का कंपटीशन है, मार्केट में किस तरीके से प्रॉफिट कमाएंगे। यानी मार्केट को पूरा अच्छा से एज्यूम करना, मार्केट को पूरा अच्छा से समझना, बाजार को पूरा अच्छा से समझना, उसके बारे में स्टडी करना, यही बाजार मूल्यांकन कहलाता है। हिंदी में बोला, सर्वेक्षण प्रक्रिया द्वारा ग्राहकों की आय, उनकी पसंद नापसंद, शिक्षा आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त करना तथा उसके अनुसार वस्तुओं का उत्पादन करना बाजार मूल्यांकन है और यह तदनुसार उत्पादन के लिए ही किया जाता है। यानी सिंपल है, अगर आप किसी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं तो आप ये जानना चाहोगे कि मार्केट में उस गुड्स को लोग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, कस्टमर का किस तरीके से इंटरेस्ट है, उसका पसंद क्या है, उसका इनकम क्या है, बाजार में कौन सा चीज बिक रहा है, कौन सा चीज नहीं बिक रहा है, किस तरीके से प्रॉफिट कमाएंगे। यानी बाजार को पूरा अच्छा से एज्यूम करना, यही कहलाता है बाजार मूल्यांकन, यानी बाजार को अच्छा से समझना। ठीक है, आगे समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ कुछ लाभ भी पूछा था कि बाजार मूल्यांकन के क्या लाभ होता है, तो ये देखो बाजार मूल्यांकन का कुछ कुछ लाभ, मांग के आकार एवं प्रकार, यानी कि मांग को इससे समझ सकते हैं, इसके साथ साथ प्रतिस्पर्धा में बढ़ा सकते हैं, हम लोग उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, हम लोग लाभ कमा सकते हैं। तो ये कुछ कारण है जिसके वजह से बाजार मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में देखो जी, मार्केट असेसमेंट के बारे में सेम यही चीज बोला है। देखो मार्केट असेसमेंट क्या होता है, द demand of products or service and the supply apart from such factors depend on various other factor, quality of product, sources of supply and tools of distribution। मतलब सिंपल बात है कि market assessment means revaluation or study about market, and market assessment means नोइंग द बिहेवियर ऑफ द मार्केट, कि मार्केट में किस तरीके से बिहेव हो रहा है, कस्टमर को किस तरीके से उसका इंटरेस्ट है, इन सबको स्टडी करना ही होता है। ठीक है, यही चीज बोला, अच्छा से इसको लिख लेना, समझ में आ जाएगा मार्केट असेसमेंट। एक एक क्वेश्चन को अच्छा से समझाएंगे, भले वीडियो थोड़ा सा बना बढ़े, लेकिन एक बार बताने के बाद आपको कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होगा, इतना याद रखना। 10 नंबर क्वेश्चन पे बोला है, चालू अनुपात तथा शीघ्र अनुपात में कोई एक अंतर दीजिए। स्टेट एनी डिफरेंस बिटवीन करेंट
रेशियो एंड क्विक रेशियो, ये भी देखो अकाउंट्स का क्वेश्चन है, अकाउंट्स का क्वेश्चन है। करंट रेशियो और क्विक रेशियो में डिफरेंस, तो सर पहला डिफरेंस आइडल फॉर्म, करंट रेशियो का आइडल फॉर्म 2:1 होता है, क्विक रेशियो का आइडल फॉर्म 1:1 होता है। ये डिफरेंस है, याद रखना, अकाउंट्स में एमसीक्यू में ये पूछा जाएगा। इसके अलावा आपको जो एक डिफरेंस बताने मन करे आप बता देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है, बोला गया है क्वेश्चन में सम विच्छेद बिंदु का निर्धारण कैसे किया जाता है। ध्यान से समझ लो कि सम विच्छेद बिंदु का मतलब क्या होता है। तो सम विच्छेद बिंदु का मतलब होता है, सम विच्छेद बिंदु एक ऐसा बिंदु है, एक मिनट रुको जी, थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। हाँ, सम विच्छेद बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है जहां किसी कंपनी का आय, यानी जहां किसी कंपनी का जो आगम होता है, यानी जो आय होता है वो उसके व्यय के बराबर होता है। जहां आय और व्यय एक दूसरे के बराबर हो, जहां कंपनी का सेल बढ़ते रहे, उसी चीज को बोला जाता है सम विच्छेद बिंदु, यानी ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट कैसे तय होता है, तो हिंदी में बोला सम विच्छेद विश्लेषण के अंतर्गत परियोजना से होने वाले लाभ की मात्रा को ज्ञात किया जाता है। किसके मात्रा को? लाभ की, एक कंपनी को कितना लाभ हो रहा है, यह सम विच्छेद बिंदु से ज्ञात किया जाता है, जिसमें संस्था के समस्त आगमों एवं लागतों का अध्ययन के द्वारा विक्रय मात्रा के विभिन्न स्तरों पर होने वाले लाभ का पता लगाया जाता है। ध्यान से इस सेंटेंस को समझना, इस सेंटेंस को समझना, क्या बोल रहा है। सम विच्छेद बिंदु वह बिंदु है जिस पर संस्था के समस्त आय और व्यय बराबर होते हैं, लेकिन इस बिंदु से विक्रय की मात्रा अधिक होने पर संस्था को लाभ होता है। इसे ही सम विच्छेद बिंदु कहा जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इंग्लिश में समझते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। तो देखो ब्रेक इवन पॉइंट में बोला, ब्रेक इवन पॉइंट शो दैट at which level the production or sale could be at no profit no loss position, यानी एक ऐसा स्थिति जहां कंपनी का जो कंपनी का कॉस्ट जो है उसके सेल के बराबर हो, यानी जो उसका इनकम है वो उसका एक्सपेंडिचर के बराबर हो, वहीं ब्रेक इवन पॉइंट होता है, यानी बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। अब ब्रेक इवन पॉइंट का एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को अच्छा से देख लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों स्टूडेंट। ब्रेक इवन पॉइंट यानी बीईपी इज इक्वल टू एफ मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय एस माइनस बी, एस का मतलब होता है सेल्स और बी का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट इनटू 100। इस फॉर्मूले को याद रखना, ये ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे बोल रहा है पूंजी का संतुलन होना क्यों आवश्यक है। वाई बैलेंस्ड कैपिटल इज एसेंशियल, बैलेंस कैपिटल होना क्यों जरूरी है। बच्चा हम आप ही से पूछ रहे, अगर आप एक कंपनी चलाते हो, अगर आप एक इंडस्ट्री चलाते हो, आप एक बिजनेस चलाते हो, तो उस बिजनेस में आपका कैपिटल बैलेंस रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। सर बिल्कुल बैलेंस रहना चाहिए, क्योंकि कंपनी के लिए ओवर कैपिटलाइजेशन भी डेंजर है और कंपनी के लिए अंडर कैपिटलाइजेशन भी डेंजर है, यानी कंपनी के लिए कैपिटल जो है वो हमेशा बराबर होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल बड़ा होगा तो आप उससे प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हो, कैपिटल होगा, कैपिटल बैलेंस होगा तो आप उससे कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो, अगर कैपिटल बैलेंस होगा तो आप उसके क्वालिटी उसके क्वांटिटी को कंट्रोल कर सकते हो, कैपिटल बैलेंस होगा तो आप उससे शेयर होल्डर्स को यानी शेयर होल्डर्स को अंशधारियों को डिविडेंड दे सकते हो, यानी आपके लिए कैपिटल का बैलेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यही पूछ रहा है कि कैपिटल का संतुलित होना यानी कैपिटल का बैलेंस होना क्यों जरूरी है, तो यहां पे 3 पॉइंट में बताया गया है, ठीक है। आप लिख सकते हो कैपिटल बैलेंस होना चाहिए प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए, उसके क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, उसके कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, शेयर होल्डर को शेयर्स डिविडेंड देने के लिए, ये सब भी आप जो है वो लिख सकते हैं। ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो कैपिटल को बैलेंस करके रखना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश वाले लोग देख लो, इंग्लिश में भी पहले सेम चीज बोला गया, ये पहले बताया गया है कि कैपिटल को मैनेजमेंट करना जो है यानी बैलेंस करना जो है वो क्यों जरूरी है। इसके बाद ये यहाँ इसके बाद इसके बाद यहाँ पे वो बोल दिया है, देखो कि अंडर कैपिटलाइजेशन भी होना बहुत ज़्यादा मतलब डेंजर होता है, या ओवर कैपिटलाइजेशन होना भी जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। कंपनी या कोई भी बिजनेस अच्छा से तभी चलेगा, अच्छा से रनिंग तभी करेगा जब कैपिटल बैलेंस रहे। अगर कैपिटल कम होगा तो भी डेंजर, कैपिटल ज़्यादा होगा तो भी डेंजर, ठीक है। एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, इसलिए स्किप कर करके समझा रहे ताकि सब चीज समझा पाए। 13 नंबर पे बोला ब्रांड का क्या उद्देश्य है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रांड। ये ब्रांड जो चैप्टर है ये आपका बिजनेस स्टडी का जो मार्केटिंग चैप्टर है उस मार्केटिंग चैप्टर का है, वही हम बोल रहे हैं। अगर आप अकाउंट्स बीएसटी और इकोनॉमिक्स अच्छा से कर लोगे तो 80% ईटीपी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रांड का क्या उद्देश्य है ये बोल रहा है, ब्रांड का क्या उद्देश्य है, तो ब्रांड का काफी सारा उद्देश्य होता है। सबसे पहले ब्रांड का क्या उद्देश्य है, ब्रांडिंग द्वारा एक
एक फार्म अपने उत्पादकों को अन्य फार्मों के उत्पादकों से अलग रखने में सक्षम है। यानी जब ब्रांड हो जाएगा, जैसे कि मान लो इंडिया में मान लो कई तरीके का मोबाइल फोन मिलता है ना, कई तरीके का मोबाइल फोन होता है। हम हर मोबाइल फोन को कैसे पहचानते हैं? उसके ब्रांड से, यानी उसके ऊपर लगे लोगो से। ये इससे पहचानते हैं कि कौन सा फोन जो है वो मान लो ओप्पो का है, कौन सा फोन किसका है? ओप्पो का। कौन सा फोन सैमसंग का है, कौन सा फोन आपका एप्पल का है, कौन सा फोन आपका रियलमी का है। हर चीज हम लोग उसका ब्रांड देख के पहचानते हैं। तो जब ब्रांड होता है तो ब्रांड होने से हर प्रोडक्ट जो है वो दूसरे से क्या दिखता है? अलग दिखता है। दूसरे से अलग दिखाने के लिए ब्रांडिंग किया जाता है। ठीक है, आगे 2 नंबर पे बोला या उत्पाद के विज्ञापन की सुविधा प्रदान करता है। यानी ब्रांडिंग होने से हम लोग जो है वो प्रोडक्शन कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। जैसे देखो इंडिया में बहुत सारे मोबाइल फोन हैं, लेकिन हर कंपनी अपना अपना ही एडवर्टाइजमेंट करता है कि नहीं? बिल्कुल करता है। ओप्पो का एडवर्टाइजमेंट अलग होता है, रियलमी का अलग होता है, एप्पल का अलग होता है। हर चीज का प्रोडक्शन अलग अलग होता है। तो ब्रांडिंग होने से एडवर्टाइजमेंट करना ईजी होता है। 3 नंबर बोला जब भी कोई नया उत्पाद बाजार में आता है तो ब्रांडिंग उसे स्थापित करने में सहायक होता है। यानी जब भी कोई नया प्रोडक्ट आएगा तो ब्रांडिंग के द्वारा ही उस प्रोडक्ट को जो है वो पहचाना जाता है। ठीक है, आया समझ में? 3 हुआ। इसके अलावा भी आप काफी सारा चीज लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आओ, ये बोला गया है द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रांडिंग आर। हिंदी में जो समझाएं वही चीज इंग्लिश में बोला है। ब्रांडिंग एनेबल्स ए फार्म टू डिस्टिंक्शंस इट्स, डिस्टिंक्शंस मतलब होता है डिफरेंस, डिस्टिंक्शन इट्स प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ अदर फार्म, दूसरे प्रोडक्ट से अलग करता है। इट फैसिलिटेट एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग में मदद करता है। और जब कभी भी कोई भी न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आता है, न्यू प्रोडक्ट, तो उसको एस्टैब्लिश करने में मदद करता है। ठीक है, आया समझ में? बहुत इजी, बहुत सिंपल है। एक बार बस अच्छा से समझना, सब चीज इजीली समझ में आ जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, कोष प्रवाह विवरण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय फंड फ्लो स्टेटमेंट? ये भी आपका अकाउंटेंसी का क्वेश्चन है। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? तो एक लाइन में समझा दे रहे हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है एक ऐसा स्टेटमेंट जो ये बताता है कि एक कंपनी में कहां कहां से फंड आया और कहां कहां फंड गया। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश के फ्लो को बताया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश के इनफ्लो और कैश के आउटफ्लो को बताया जाता है। वैसे ही फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड के फ्लो को बताया जाता है। यानी कंपनी में कहां कहां से फंड आया और कंपनी का फंड कहां कहां गया। फंड का मतलब होता है कंपनी का वर्किंग कैपिटल। फंड का मतलब क्या होता है? कंपनी का कौन सा कैपिटल? वर्किंग कैपिटल कंपनी का कहां कहां से आया और वर्किंग कैपिटल कंपनी का कहां कहां गया। यानी फ्लो ऑफ फंड, फंड के सोर्सेस और फंड के एप्लीकेशंस के बारे में बताने वाला स्टेटमेंट फंड फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही मिलता जुलता होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। बस कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश के फ्लो को दिखाते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड के फ्लो यानी वर्किंग कैपिटल के फ्लो को दिखाया जाता है। ठीक है, आया समझ में? वेरी सिंपल है, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। चलो 14 नंबर हो गया इसका इंग्लिश। सेम देखो इसका इंग्लिश में भी थोड़ा सा ऊपर, हाँ इंग्लिश में भी देखो सेम वही चीज बोलता है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट ऐसा फ्लो में स्टेटमेंट होता है विच शो द फ्लो ऑफ फंड लाइक इनफ्लो ऑफ फंड एंड आउटफ्लो ऑफ फंड। हियर फंड्स मीन वर्किंग कैपिटल। इट्स मीन कि एक फर्म में कहां कहां से वर्किंग कैपिटल आया और फंड और कंपनी का वर्किंग कैपिटल कहां कहां गया। फंड के इनफ्लो और फंड के आउटफ्लो के बताने वाला स्टेटमेंट बेसिकली फंड फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है, आया समझ में जी? बहुत इजी है, पढ़ लेना। ठीक है, बहुत इजी, एक लाइन में समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, इसमें आपको 5-5 नंबर के लिए 3 क्वेश्चन आपको बनाना रहेगा। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन बोला गया है नए उपक्रम को स्थापित करने के पूर्व साहसी को किन आवश्यक बातों पर ध्यान देना चाहिए? व्हाट एसेंशियल फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर बिफोर सेटिंग अप ए न्यू एंटरप्राइजेज। ये क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा लग रहा है इसको समझना उतना ही ज्यादा इजी और सिंपल है। आप सपोज कर लो कि आप कल को एक इंडस्ट्री, एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एक फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उस फैक्ट्री को स्टार्ट करने से पहले आपको किन किन चीजों को ध्यान देना होगा? आपको ध्यान देना होगा M5, या इस चीज को याद रखना। आपको क्या ध्यान देना होगा? आपको ध्यान देना होगा M5, यानी 5M को आपको ध्यान देना होगा। आप बोलोगे कि 5M क्या क्या है, तो हम अभी बताते हैं कि वो 5M क्या क्या। याद रखना 5M को ध्यान देना है। 5M क्या क्या होगा? एक होगा आपका श्रम। श्रम का मतलब होता है लेबर, लेबर का मतलब होता है मेन।
दूसरा कच्चा माल यानी मटेरियल, मेन मटेरियल। तीसरा संयंत्र यानी कि मशीनरी। चौथा मुद्रा यानी कि मनी। और पांचवा बाजार यानी कि मार्केट। आपको इन 5M को ध्यान देना होगा। अगर आप कभी भी कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट करने से पहले आपको 5 चीज ध्यान देना होगा। आपके पास पैसा कितना है, मनी कितना है, आपके पास लेबर यानी कि मेन पावर कितना है, आपके पास रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल कितना है, आपके पास संयंत्र यानी कि मशीन कितना है। इसके बाद आप प्रोडक्शन करने के बाद उसको मार्केट कौन से बाजार में बेचोगे। इन 5 चीजों को ध्यान रखना है। इन्हीं 5 चीजों को देख के आप किसी भी इंडस्ट्री को स्टार्ट करोगे। आया समझ में। अब इन्हीं सब चीजों के बारे में, इन्हीं 5M को जो है, चूंकि ये लंबा क्वेश्चन है 5 नंबर का, तो इन्हीं 5 चीजों के बारे में लिखा। श्रम क्या होता है, कच्चा माल क्या होता है, संयंत्र क्या होता है, मुद्रा क्या होता है, बाजार क्या होता है, इन्हीं सब के बारे में देखो आगे लिखा गया होगा। देखो ये पहला पॉइंट में लिखा श्रम के बारे में, ठीक है, श्रम मतलब मेन पावर, ठीक है। इसके बाद देखो यहां पे लिखा गया होगा, ये देखो कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल के बारे में, ठीक है। इसके बाद रॉ मटेरियल, इसके बाद संयंत्र मशीनरी के बारे में, इसके बाद आगे लिखा गया बाजार के बारे में, ठीक है। आप इन सब को अपने ओन वर्ड पे लिखोगे। ओन वर्ड पे इंपॉर्टेंट क्या है, किसी भी कंपनी, इंडस्ट्री, फैक्ट्री को स्टार्ट करने से पहले 5M को ध्यान में रखना है। 5M यानी कि किन किन चीजों को ध्यान में रखना है आपको, मेन को ध्यान में रखना है आपको, मटेरियल को ध्यान में रखना है आपका, मशीनरी को ध्यान में रखना है आपको, मार्केट मनी को, और ध्यान में रखना है आपको मार्केटिंग को। इन 5M's को ध्यान रखना है, ठीक है। इंग्लिश में भी सेम यही चीज बोला, देखो जी 5M को ध्यान रखना है। किस किस को, मेन, मटेरियल, मशीन, मनी और मार्केट। अब इन्हीं मेन, मटेरियल, मशीन, मनी और मार्केट, इन्हीं सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिख देना, हो गया, क्वेश्चन आपका बन गया, है ना। वेरी सिंपल। जो क्वेश्चन लंबा दिखेगा डरना नहीं उससे, उसका मीनिंग समझ जाओगे तो एकदम छोटा हो जाएगा ये, ठीक है। इन्हीं सब चीजों के बारे में लिख देना थोड़ा थोड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखो चीजों को रट्टा मारने से ज्यादा चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है, और हम बिलीव करते हैं समझने में, समझाने में, ना कि रट्टा मारने में। क्वेश्चन नंबर 16 पे बोला गया है पर्यावरणीय सूक्ष्म जांच को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटकों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। जब कभी भी किसी भी इन्वायरमेंट को समझा जाता है, पर्यावरण का जांच किया जाता है, तो उसको प्रभावित करने वाले 2 घटक। देखो हमको पता है पर्यावरण, वातावरण 2 तरीके का होता है, एक होता है व्यष्टि और एक होता है समष्टि। तो ये समष्टि पर्यावरण को कौन कौन चीज इफेक्ट करता है, तो इसको इफेक्ट करता है आपका सांस्कृतिक घटक, राजनीतिक घटक, आर्थिक घटक, टेक्नोलॉजी और चतुर्थ मिश्रण, ये है समष्टि। और एक होगा आपका व्यष्टि यानी कि छोटा, इंटरनल जिसको बोलते हैं। ये देखो एक होता है ये व्यष्टि वातावरण। तो व्यष्टि वातावरण को क्या क्या इफेक्ट करेगा जी, कार्य प्रणाली हो गया, संगठन का संरचना हो गया, सत्ता हो गया, संगठन सत्ता हो गया, ये सब चीज। तो अगर आप ये ध्यान दो कि वातावरण 2 तरीके का होता है, समष्टि और व्यष्टि। समष्टि को अलग अलग चीज इफेक्ट करेगा, व्यष्टि को अलग अलग चीज इफेक्ट करेगा। ओके, इतना भी लिख दो, काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप एग्जाम में समष्टि व्यष्टि भूल गए और आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन कौन सा चीज है जो वातावरण को प्रभावित करता है, तो याद रखना वातावरण को प्रभावित करने वाले घटकों का नाम याद रखना। वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे पहला घटक होता है आर्थिक घटक। आर्थिक घटक मतलब होता है मनी। मनी होगा जो इफेक्ट करेगा, आर्थिक घटक। दूसरा सामाजिक घटक, सामाजिक मतलब सोसाइटी, सोशल फैक्टर, ठीक है। पहला आर्थिक घटक, दूसरा सामाजिक घटक, सिर्फ नाम याद रखना, आर्थिक घटक, सामाजिक घटक, इसके बाद राजनीतिक घटक, इसके बाद आपका, एक मिनट, राजनीतिक घटक, इसके बाद तकनीकी घटक, और इसके बाद प्रौद्योगिकी घटक। कितना घटक हुआ, 5 घटक हुआ, इफेक्ट करता है। बस 5 पॉइंट याद रख लेना, काम आपका चल जाएगा, ठीक है। एक बार और बता दे रहे कौन कौन सा घटक। तो घटक में याद रखना आपका आर्थिक घटक, सामाजिक घटक, इसके बाद आपका राजनीतिक घटक, इसके बाद तकनीकी घटक और प्रौद्योगिकी घटक। 5 घटक होगा, ठीक है। इंग्लिश में भी सेम यही चीज। अगर आपको बोल रहा है कि कौन कौन सा चीज है जो इन्वायरमेंट स्कैनिंग को इफेक्ट करता है, तो अगर आप बताना चाहे तो एक आप समझा सकते हो कि मैक्रो इन्वायरमेंट और एक माइक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो को अलग अलग चीज इफेक्ट करता है और माइक्रो को अलग। तो अगर आप माइक्रो और मैक्रो लिख दिए तो ओके। अगर ऐसे आप नहीं लिखना चाहोगे तो आप सेम जैसे हिंदी वाले लोग 5 पॉइंट में लिखेंगे, आप भी 5 पॉइंट में बताओगे। एक है आपका आर्थिक घटक यानी कि इकोनॉमी फैक्टर, दूसरा है सामाजिक घटक यानी कि सोशल फैक्टर। 2 हुआ, ठीक है।
इसके बाद तीसरा है आपका पॉलिटिकल फैक्टर यानी कि राजनीतिक घटक। इसके बाद है आपका टेक्नोलॉजी फैक्टर यानी कि प्रौद्योगिकी घटक। इसके बाद एक लास्ट आपका लीगल फैक्टर। ये 5 फैक्टर है जो इफेक्ट करता है, ठीक है। आप इन 5 फैक्टर के बारे में लिख लेना और इसको अच्छा से लिख लेना, हो जाएगा, ठीक है। इजी है, एक बार पढ़ना समझ में आ जाएगा। फिर भी दिक्कत डाउट हो तो बेझिझक हमको कमेंट करके पूछ जरूर लेना, ठीक है। अब आते हैं, बोला गया है ये क्वेश्चन में विभिन्न प्रकार के संसाधनों का उल्लेख कीजिए। मेंशन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने प्रकार के संसाधन होते हैं। तो संसाधनों को मुख्यतः 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। एक होता है भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन मतलब वैसा संसाधन जिसको देखा या छुआ जा सकता है और जो निर्जीव स्वभाव के होते हैं, जैसे कि मान लो भूमि यानी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, रॉ मटेरियल, ये सब होता है भौतिक संसाधन यानी कि आपका फिजिकल रिसोर्सेस। दूसरा होता है तकनीकी संसाधन यानी कि टेक्नोलॉजी रिसोर्सेस, ठीक है। एक हो गया भौतिक संसाधन, एक होता है तकनीकी संसाधन। इसके बाद आगे आपका मानवीय संसाधन यानी ह्यूमन बींग्स, हम लोग, ठीक है, ह्यूमन बींग्स। इसके बाद एक हो गया आपका वित्तीय संसाधन। कितना संसाधन हुआ जी? 4 संसाधन हुआ बस। कौन कौन संसाधन होता है? 4 संसाधन। एक होता है भौतिक संसाधन, दूसरा तकनीकी संसाधन, तीसरा मानवीय संसाधन और चौथा आपका वित्तीय संसाधन यानी पैसों से रिलेटेड संसाधन, ठीक है। 4 संसाधन होते हैं, 4 प्रकार के संसाधन होते हैं। इंग्लिश में भी सेम बोला, कितने टाइप्स के रिसोर्सेस होते हैं? तो बेसिकली 4 टाइप्स के रिसोर्सेस होते हैं। एक होता है फिजिकल रिसोर्सेस, ठीक है, फिजिकल रिसोर्सेस के बाद एक होता है आपका टेक्निकल रिसोर्सेस। टेक्निकल रिसोर्सेस के बाद होता है आपका ह्यूमन रिसोर्सेस और ह्यूमन रिसोर्सेस के बाद लास्ट में होता है फाइनेंशियल रिसोर्सेस। कौन सा रिसोर्सेस है जी लास्ट में? फाइनेंशियल रिसोर्सेस। ये हुआ फाइनेंशियल रिसोर्सेस। हो गया समझ में? बहुत इजी है, पढ़ लेना, याद रख लेना, समझ में आ जाएगा एक ही बार में, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। प्रबंध कला या विज्ञान अथवा दोनों है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑन साइंस और बोथ, एक्सप्लेन। याद है ये बिजनेस स्टडी का क्वेश्चन है, मैनेजमेंट का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये ईटीपी में नहीं पूछा तो ये बीएसटी में पूछेगा। प्रबंध कला है, विज्ञान है, ये क्वेश्चन हम आप लोगों को कई बार बताए हैं बिजनेस स्टडी में। आशा करते हैं कि इसका आंसर तो आप लोगों को आई होप नहीं समझाना पड़ेगा, क्योंकि बार बार कई बार आप लोगों को ये समझाए हैं हम, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया है क्वेश्चन पे, विपणन की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? विपणन के स्वभाव एवं क्षेत्र क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग कॉन्सेप्ट? व्हाट इज द नेचर एंड एस्केप ऑफ मार्केटिंग? सिंपल सा बात बोल रहा है जी। आपको सबसे पहले बोला कि मार्केटिंग अवधारणा क्या होता है, सबसे पहले बोला मार्केटिंग क्या होता है। तो हम आप लोगों को एक बात बताए थे कि विपणन यानी मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन करने से लेकर के मार्केट में उसको सेल करने के बाद सर्विस देने तक जो भी काम किया जाता है वो सब काम मार्केटिंग कहलाता है। बाजार जो होता है वो मार्केटिंग का एक अंग है। बाजार यानी मार्केट जो है वो मार्केटिंग का हिस्सा है। मार्केटिंग में क्या क्या आता है? मार्केटिंग में प्रोड्यूसर आता है, मार्केटिंग में प्रोडक्शन आता है, मार्केटिंग में प्रोडक्ट आता है, मार्केटिंग में प्राइस आता है, मार्केटिंग में मार्केट आता है, मार्केटिंग में होलसेलर आता है, रिटेलर आता है, कंज्यूमर आता है, एजेंट आता है, प्रॉफिट आता है, लॉस आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है, मार्केटिंग आता है, ये सॉरी आपका एडवर्टाइजमेंट आता है, बैंकिंग आता है, वेयर हाउसिंग आता है, सर्विस आता है, ये सब चीज मार्केटिंग का हिस्सा है। तो सबसे पहले यहाँ पे थ्योरी में वही मार्केटिंग क्या है, विपणन क्या है, उसके बारे में लिखा और विपणन का अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट। तो देख लेना, विपणन का 2 अवधारणा है। एक पुराना अवधारणा है जिसको परंपरागत अवधारणा बोला जाता है और एक नया अवधारणा है जिसको आधुनिक अवधारणा कहा गया है, ठीक है। 2 अवधारणा याद रखना, विपणन का 2 अवधारणा है। एक पुराना अवधारणा यानी परंपरागत अवधारणा यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच या ट्रेडिशनल मेथड, और एक होता है आधुनिक विचार जिसको बोला गया है मॉडर्न। अब ट्रेडिशनल का मतलब होता है पुराना। तो पुराना समय में मार्केटिंग को यह बोला जाता था कि मार्केटिंग एक ऐसा जगह है जहां वस्तुओं को ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। इस चीज को मार्केटिंग बोला जाता था पहले के समय में। लेकिन धीरे धीरे जब मार्केटिंग को लोग अच्छा से जाना तो मार्केटिंग का एक नया डेफिनेशन सामने आया, आधुनिक विचारधारा, जिसमें यह बोला गया कि मार्केटिंग में वो सब काम आते हैं। देखो वो सब कुछ काम आता है जिससे वस्तुओं तथा सेवाओं का क्या होता है,
प्रोडक्शन होता है, उसका कीमत तय होता है, संतुष्टि होता है, ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है, और ये सारा काम जो है वो आज मार्केटिंग में ही होता है। तो मार्केटिंग का दो कॉन्सेप्ट है, दो प्रिंसिपल्स है, एक पुराना और एक नया। पुराना में मार्केटिंग को छोटा माना गया और दूसरा आधुनिक में जो है वो मार्केटिंग को बड़ा माना गया। ठीक है, आगे समझ में मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। अब इसका कुछ कुछ आपका ये क्षेत्र पूछा है, विशेषता पूछा है, तो देखो ये देखो आपका मार्केटिंग का कुछ कुछ ये बोला गया है, मार्केटिंग का कुछ कुछ विशेषता है, ये कुछ कुछ विशेषता है, पढ़ लेना विशेषता, पॉइंट याद हो जाएगा, एक बार पढ़ते ही मार्केटिंग का विशेषता समझ में आ जाएगा। सेम वैसे इंग्लिश में भी ये सबसे पहले मार्केटिंग क्या होता है, तो ये मार्केटिंग का यहाँ पे मीनिंग लिखा गया है। क्या लिखा गया है? मार्केटिंग का मीनिंग, कि मार्केटिंग क्या होता है। इसके बाद जो है मार्केटिंग का दो कॉन्सेप्ट को बताया, एक मार्केटिंग का ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, ये देखो मार्केटिंग का ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, और दूसरा जो है वो बताया गया था मार्केटिंग का आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो देखो ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट हुआ, देखो नीचे ये देखो ये यहाँ पे बताया गया है मार्केटिंग का मॉडर्न कॉन्सेप्ट। आए समझ में। इसके बाद मार्केटिंग का कुछ स्कोप भी पूछा था एक क्वेश्चन में, तो ये देखो मार्केटिंग का कुछ कुछ स्कोप में, ये देखो ये मार्केटिंग का पहला स्कोप है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ठीक है, इसी तरीके से मार्केटिंग का ये पांचवा स्कोप, 5 स्कोप जो है वो बताया गया है। देखें ध्यान से एक बार क्वेश्चन को पढ़ना, जो समझाए है समझना, फिर भी अगर कोई दिक्कत डाउट है तो बेझिझक वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना। अगर सेपरेटली आपको अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, जैसे किसी को मान लो 7 नंबर समझ में नहीं आया, किसी को 9 नंबर समझ में नहीं आया, तो बेझिझक कमेंट करके बताना। उन लोगों के लिए सेपरेटली एक वीडियो बना देंगे जिसमें उस स्पेशल क्वेश्चन को आप लोगों को जो है हम अच्छा से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, ईटीपी हो गया, इसके तुरंत बाद जो है वो बीएमटी का सब्जेक्टिव और इकोनॉमिक्स का सब्जेक्टिव उसके तुरंत बाद ही अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, मन लगा के और अच्छे तरीके से एग्जाम का तैयारी करो।